आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आपके और मेरे बीच में आपके BA 4th सेमेस्टर में 3 एकांकी हैं और एक उत्सर्ग है जो मैं पढ़ा चुका हूँ और पहले की वीडियो भी आपकी पड़ी हुई है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और देखिए, मेरा कहना यह है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो आप देखिए, मेरी वीडियो से आप पढ़िए, नहीं। जहाँ जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगे, जहाँ जिस वीडियो को आप समझ सको, आप उसको देखो। आपको समझ आना चाहिए क्योंकि नंबर आपको लाना है, पढ़ाई आपको करनी है। तो थोड़ा सा देखिए, आज का टॉपिक है अपना आपकी पहली एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित उत्सर्ग है, वो मैंने बना के डाल रखी है, तो थोड़ा सा देख लें। और अगली जो एकांकी है वह सीमा रेखा है, दूसरी एकांकी जो आपके 4th सेमेस्टर में है। और लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी है सीमा रेखा। अब ये सीमा रेखा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती है, कुछ दायरे होते हैं उस चीज़ों के विषय में बताई गई है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लेखक परिचय, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में दिखाया है। और कहाँ दिखाया है? मीरापुर गांव, मुजफ्फरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु कहाँ दिखाई है? मृत्यु 1909 में दिखाई है। अब देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ऐसा नहीं कि गद्य की एक ही विधाएँ लिखी, इसका मतलब है कि गद्य की अनेक विधाएँ लिखी हैं उन्होंने, जिनमें कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, जिनमें उपन्यास भी लिखी है, जिनमें यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र आदि गद्य की विधाओं में उन्होंने लेखनी चलाई है। अब देखिए, इनके द्वारा रचित जो प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं, जिनमें कुछ नाटक भी हैं, कुछ रेखा एकांकी भी हैं, कुछ कहानी भी है, कुछ उपन्यास भी हैं। तो ये सारी थोड़ा सा, क्योंकि प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें काम आती है, तो थोड़ा सा तो देखिए, इनके द्वारा रचित प्रमुख एकांकी रचनाएँ हैं जिनमें धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद, रहमान का बेटा, अर्धनारीश्वर, परछाई, तट का बंधन, स्वप्न में, सीमा रेखा, हत्या के बाद, युग युग क्रांति, समाधि, आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह, प्रकाश और परछाई, सांप और सीढ़ी और डॉक्टर, ये सारे इनके द्वारा रचित प्रमुख गद्य की विधाएँ हैं जो उन्होंने रची हैं। ऐसा नहीं कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो नाटक, जो एकांकी है, कुछ आकाशवाणी केंद्रों के रंगमंच के लिए भी उन्होंने तैयार की है। तो अच्छे लेखक और साहित्यकार रहे हैं विष्णु प्रभाकर। अब देखिए, अब बात आती है अपनी एकांकी सीमा रेखा। तो देखिए, सीमा रेखा जैसे बात बताई है इसमें कि सीमा रेखा, जिसे अपन सीमा रेखा के नाम से जाने तो जानते हैं कि भाई जैसे अपने घर की 4 दीवारी की सीमा होती है, अपने खेत मेढ़ों की सीमा होती है, अपने देश जैसे भारत पाक के बीच की सीमा है, भारत चीन की सीमा है, तो सीमा रेखा होती है जिसमें एक दायरा होता है। लेकिन यहाँ जो दिया है, यहाँ जनता के बीच की कोई सीमा रेखा नहीं, शासन और जनता के बीच की सीमा रेखा दिखाई है। लेकिन ये कहते हैं कि जनता और शासन के बीच की सीमा रेखा नहीं होती है, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। इसलिए जनता और शासन के बीच की कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए। तो उस सीमा रेखा की ओर इशारा किया है। सीमा रेखा वो नहीं जो बंधन में बंधी हुई होती है। लेकिन यहाँ अब सीमा रेखा जो दिखाई है, अब देखिए, यहाँ इस सीमा रेखा एकांकी में एक ही घर परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों की माल
जो मानव मूल्यता दिखाई है, उनके बीच के जो संघर्ष है वो दिखाया है। अब सुनिए आप लोग कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संघर्ष की कहानी है, उनके बीच की सीमा रेखा अलग अलग दायरे की है, उसकी कहानी है। तो यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्य दिखाए, जिसमें पहला सदस्य कौन है? शरद चंद्र है। शरद चंद्र है जिसकी उम्र कितनी है? 52 वर्ष है। और किसका दिखाया है? सत्ता पक्ष का नेता। कि एक ही परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई क्या है? सत्ता पक्ष का नेता है। इसका मतलब सरकार का नुमाइंदा है, सत्ता पक्ष का नेता है। उसकी धर्मपत्नी का नाम क्या दिखाया है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ध्यान रखना पात्रों का नाम। दूसरा भाई सुभाष चंद्र दिखाया है, जो 44 वर्ष का दिखाया है। वो किस पक्ष का है? विरोधी पक्ष का। अब देखिए, एक ही घर में 2 भाई तो आपके सामने आ गए, एक सत्ता पक्ष का विरोधी है और एक सत्ता पक्ष का आदमी है। इसका मतलब है कि सबकी सीमा रेखा अलग अलग होगी। समझ लो। अब यहाँ इसकी जो दी है कि सुभाष चंद्र जो दिया है 44 वर्ष का है, विरोधी पक्ष का है। इसकी पत्नी का नाम क्या है? सविता दिखाया है। तीसरा नंबर का है लक्ष्मी चंद्र। लक्ष्मी चंद्र जो 56 वर्ष का है, जो सबसे बड़ा भाई है इनका, चारों में सबसे बड़ा है। लक्ष्मी चंद्र 56 वर्ष का है, जो धंधे से क्या है? व्यवसायी है। जो धंधे से क्या दिखाया? व्यवसाय करता है, पैसे कमाता है। और उनकी पत्नी का नाम क्या दिखाया है? उमा देवी दिखाया है। और चौथे नंबर का विजय है, जो क्या है? पुलिस कप्तान है, या कहीं के पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसकी उम्र कितनी दिखाई है? 48 वर्ष से दिखाई है। और उसकी पत्नी का नाम क्या दिखाया है? तारा। तारा दिखाया है, तारा। अब देखिए, ये चारों पात्र उनकी पत्नी और किस किस काम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी जाके एकांकी आपको समझ आएगा। समझ गए आप? अब देखिए, मैं आपके सामने थोड़ी सी बात रिपीट करता हूँ कि सीमा रेखा एकांकी का कथा सार संक्षिप्त में बताता हूँ। आपके पास जो भी सीरीज हो या फिर किताब हो, जो भी हो पढ़ रहे हो, वो आप देख लेना, या फिर किसी यूट्यूब पे देख लेना। आप समझोगे तो जल्दी समझ आ जाएगी। तो देखिए, सीमा रेखा एकांकी जो है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। विष्णु प्रभाकर अच्छे एकांकीकार, नाटककार रहे हैं, जिन्होंने आकाशवाणी के रंगमंच के लिए भी तैयार की हैं। इस एकांकी में क्या है? पारिवारिक मूल्यों और पारिवारिक संघर्षों को स्पष्ट किया है। ध्यान रखना, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक संघर्ष। परिवार का जो समाज के अंदर के परिवार हैं, परिवार के बीच में जो संघर्ष होने, उन संघर्षों को, पारिवारिक मूल्यों को स्पष्ट किया है। यह एकांकी एक ही परिवार के 4 भाइयों के बीच के संघर्ष का वर्णन करती है। ध्यान रखना, ये सीमा रेखा एकांकी है ना, एक ही परिवार के 4 भाइयों के बीच के संघर्ष को स्पष्ट करती है, जो अलग अलग पद से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सबकी सीमा रेखाएं हैं, जो सभी अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब चारों भाई अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाए। क्यों? कि यहाँ ये सत्ता पक्ष का है, ये विरोधी पक्ष का है, ये व्यवसायी है, तो ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये सरकार का आदमी है। तो सारे लोग अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाए। हर भाई की अपनी अलग सोच है, हर भाई की अपनी अलग सोच है और विचारधारा है। सीधी बात है कि अपन कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो भाई 5 भाई बराबर नहीं होते, चारों भाई की सोच अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से बंधे हुए हैं, अलग अलग सीमाओं में बंधे हुए हैं, तो सबकी सोच, सबकी विचारधारा अलग है। इसलिए एकांकीकार क्या कहता है? इसलिए विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं, जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप और उनकी विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अरे विष्णु प्रभाकर ये कहते हैं कि जनतंत्र की वास्तविक स्वरूप अनेक विसंगतियाँ, अनेक समस्याएं जन्म ले रही हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। इसका मतलब जो जनता है ना, उसमें राष्ट्रीय चेतना का मतलब है कि देश भाव, देशभक्ति, प्रेम भाव की कमी है। किसके? जनता के अंतर्गत। इसलिए वो नुकसान किसका हो रहा है उसके विषय में नहीं सोचती है। तो जनता
में राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाया है। वह आंदोलन करती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति को अपार क्षति होती है। अरे जनता आंदोलन करती है, और जब जनता आंदोलन करती है तो परिणाम में क्या होता है, राष्ट्रीय संपत्ति की अपार क्षति होती है। अब राष्ट्रीय संपत्ति किसकी है, आम जनता की है, समझ रहे हो आप। लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। अरे मान लीजिए आपने आंदोलन किया, आपने हड़ताल की, आपने उसमें वाहन फूके, सरकारी वाहन जलाए, रेलगाड़ी रोकी, पटरी उखाड़ी, तो नुकसान किसका हुआ, आम जनता का। ये क्षति किसकी हुई, राष्ट्र की क्षति हुई। तो अपार जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी क्षति होती है, उसके विषय में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है हमारी जनता में। वो अपना नुकसान नहीं मानती है इस बात को, और आंदोलन कर बैठती है, जिसका परिणाम भयंकर भुगतना पड़ता है। देश को अपार क्षति राष्ट्र को होगी तो नुकसान हमारा हुआ। विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं विष्णु प्रभाकर जी क्या कहते हैं, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। क्या कहते हैं विष्णु प्रभाकर कि जनतंत्र में, जनतंत्र का मतलब जनता, अरे जनतंत्र में जनता आती है और जनता और सरकार के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं होती, क्योंकि जनता के बिना सरकार नहीं बनती। सरकार हुकूमत करे तो जनता पर करती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनके बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। सारी सीमा रेखा खत्म समाप्त हो जाती है, अंत में उन्होंने दिया है। अब देखिए इस कथा वस्तु का कथासार में संक्षिप्त रूप में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना, देख लेना। कि इस एकांकी में चार भाइयों का, एक ही परिवार के चार भाइयों को वर्णन किया है। सबकी सोच, सबकी विचारधारा अलग अलग दिखाई है, और सभी चारों भाई अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व करते दिखाए हैं, जिसमें एक सत्ता पक्ष का, एक विरोधी पक्ष का, एक व्यवसायी पक्ष का, एक सरकार के पक्ष का। जो सरकार का नुमाइंदा है पुलिस कप्तान है, जिसे इंस्पेक्टर कहते हैं। अब देखिए एक दिन क्या होता है, सुनिए। एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है। इधर शरद चंद्र के जो रूम है, कक्ष है, बैठक है, उसमें मीटिंग चल रही है। शरद चंद्र, क्योंकि शरद चंद्र सत्ता पक्ष का नेता है, शरद पक्ष की बैठक चल रही है नेताओं के साथ, और उधर आंदोलन हो जाता है। जहां बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और बेकाबू होती है, जिस कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। अरे जब भीड़ आंदोलनकारियों के आगे बढ़ी, बैंक के पास पहुंची, बैंक को लूटने की नौबत आई, तो वहां पुलिस ने हड़बड़ाकर डिसीजन लिया और जनता को रोकने के लिए पुलिस की गोली चलानी पड़ी। और पुलिस की गोली किसने चलाई, विजय कप्तान ने चलाई। अब क्या होता है कि इस गोली में कितने लोग मारे, पांच आदमी मारे गए, 20 घायल हो गए। 5 आदमी मारे गए, 20 घायल हो गए, और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। शरद चंद्र की पत्नी इस कार्य को क्या कहती है, शरद चंद्र सत्ता पक्ष का नेता है, उसकी पत्नी इस कार्य को अनुचित बताती है कि भाई ये गलत किया है, जनता के साथ इस तरह से गोली नहीं चलानी चाहिए थी। देखो भाई हैं, लेकिन सबकी सोच विचारधारा अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए जो शरद चंद्र की पत्नी है अन्नपूर्णा, उसने क्या कहा कि भाई कार्य को अनुचित बताया कि ये गलत किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई। दूसरी ओर लक्ष्मी चंद्र इस कार्य को बिल्कुल उचित बताता है, लेकिन जो लक्ष्मी चंद्र है वो इस कार्य को उचित बताता है, क्योंकि वैसे जनता से नहीं जुड़ा, व्यवसाय से जुड़ा है। तो वो कहता है कि भाई अगर जनता बेकाबू होकर आगे बढ़ती है तो ऐसे में पुलिस क्या करे, गोली नहीं चलाए तो मरे क्या। तो वो इसको उचित बताता है लक्ष्मीचंद्र कि भाई विजय ने सही किया। लेकिन खुद लक्ष्मीचंद्र को इस बात का पता नहीं कि इस भीड़ में 5 में मेरा बेटा भी मारा जा चुका है, उसको इस बात का भी पता नहीं। तो लक्ष्मीचंद्र ये कहता है कि कार्य को बिल्कुल उचित बताता है। पुलिस कप्तान विजय है वो भी उचित बताता है। कहते हैं कि जनता को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, और अपन भी कहते हैं कि भाई जहाँ शासन प्रशासन है वो उसका काम करना चाहिए, जनता को अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या कदम उठाए, गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है जनता को रोकने के लिए। तो कहते हैं कि जनता को कानून अपने हाथों में नहीं लेना का कोई अधिकार नहीं। इसी समय विरोधी पक्ष
जन नेता सुभाष आता है और इसी समय विरोधी पक्ष का जन नेता कौन आता है? सुभाष। सुभाष क्या कहता है? जन नेता कहता है वह भी पुलिस की गोली कांड निंदा करता है, और सुभाष जो है वो विरोधी पक्ष का है, इसलिए वो तो भाई सत्ता पक्ष का नेता शरद चंद्र है और उसके अंडर में पुलिस है, इसलिए वो इसका विरोध करता है। किसका? भाई इसमें जो दिया है कि जनता विरोधी पक्ष का राजनेता जो जन नेता है सुभाष चंद्र वो क्या करता है? पुलिस कांड की निंदा करता है और उप मंत्री से उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को नियमित करने का आदेश मांगता है कि भाई जनता के साथ जो बदतमीजी की है, जो लोग मरे हैं ना, मैं शरद चंद्र जी से निवेदन करता हूं कि उस पुलिस कप्तान को सस्पेंड कर दिया जाए, उसको निलंबित करने का अनुरोध करता है। कौन? विरोधी पक्ष का। विरोधी पक्ष का है इसलिए वो अलग सोच है। सुभाष सविता कहती है, अब सुभाष की जो पत्नी है सविता, सुभाष की सविता कहती है जनतंत्र का अर्थ जनता का राज है। अरे जनतंत्र का मतलब क्या है? सविता ये कहती है कि जनता जनतंत्र, अरे जनतंत्र है, जनतंत्र के द्वारा ही जनता सरकार को चुनकर आगे भेजती है, उन्हीं से मिलकर सरकार बनती है। तो जनतंत्र का अर्थ जनता का राज्य है, तो फिर जनता के ऊपर गोली क्यों चलाई? क्योंकि विरोधी पक्ष की पत्नी है तो भाई बयान तो उस हिसाब से करेगी वो। तो उसने कहा कि पुलिस जो जनतंत्र का अर्थ जनता का राज है तो पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तभी सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली से मारा गया। इतने के बाद सूचना मिलती है कि अरविंद जो किसका है? लक्ष्मी चंद्र का, जो विजय की गोली से मरा है। तो सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली से मारा गया। लक्ष्मी चंद्र और अन्नपूर्णा से विजय की क्रूरता बताते हैं। अब पुलिस की गोली, पुलिस में कौन है? विजय है, चौथा भाई है, उसकी गोली से अरविंद मरा है। तो लक्ष्मी चंद्र और अन्नपूर्णा, अब ये लक्ष्मी चंद्र और अन्नपूर्णा क्या बताते हैं? विजय की क्रूरता बताते हैं, विजय का निर्दयीपन बताते हैं कि विजय को इस तरह से गोली नहीं चलानी चाहिए थी, कि उसको क्या करते हैं? क्रूरता बताते हैं। विजय को अपनी गलती का आभास होता है, क्योंकि भाई भतीजा मरा है तो विजय को अपनी गलती का एहसास भी होता है। इसी समय विरोधी दल के नेता सुभाष को पुलिस कप्तान विजय पर, अब इसी समय जब पुलिस की भीड़ में 5 लोग मरे, 20 घायल हुए, थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद फिर जनता में जोश आया, जनता आगे बढ़ी। अब जनता आगे बढ़ी तो फिर इसमें क्या दिया है कि पुलिस कप्तान विजय पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कौन? सुभाष। अब जनता का आंदोलन फिर हुआ। वो जनता जो है पुलिस की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें विजय था। विजय का भाई सुभाष विजय के पास जाना चाहता है कि जनता कहीं कोई गलत काम नहीं कर दे। अब यहाँ विजय को अपनी गलती का, भाई अब विजय से कहा जाता है कि गोली चलाओ, लेकिन अब विजय गोली नहीं चलाता है, क्योंकि पहले गोली से उसका भतीजा मर चुका है और अब वो गोली चलाने से इनकार कर देता है, जिसका परिणाम विजय को क्या हुआ? विजय को मरना पड़ा। क्या दिया है कि गलती का आभास होता है। विरोधी दल के नेता सुभाष को पुलिस कप्तान विजय पर उमड़ती भीड़ का नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं होती है। भीड़ पानी की बहाव की तरह आगे जा रही थी, जिसमें विजय गोली चलाने से इनकार कर देता है, जिससे असामाजिक तत्वों की भीड़ में विजय प्लस क्या दिया है? सुभाष। अरे सुभाष और विजय दोनों मारे जाते हैं। सुभाष भी मर जाता है और विजय भी मर जाता है। दोनों भाई कुचल दिए जाते हैं असामाजिक तत्वों के माध्यम से, क्योंकि भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाई। दोनों भाई कुचल दिए जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। भीड़ शांत हो जाती है और तीनों सब कहाँ? बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं। बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं। अब शरद चंद्र क्या कहता है? शरद चंद्र कहता है, शरद चंद्र तीनों को देखकर कहता है, यह है देखो। तीनों की लाशें शरद चंद्र की बैठक में आ चुकी हैं। शरद चंद्र कहता है तीनों को देखकर, यह है देखो कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। तीनों कौन? सुभाष, विजय, अरविंद, तीनों की लाश रखी हुई हैं। ये देखो कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। ये अरविंद और सुभाष है, ये जनता की क्षति है। अरविंद और सुभाष को जनता की क्षति बताता है, क्योंकि वो जनता में आते हैं। समझ रहे हो आप? उधर
विजय जो है वो जनता की क्षति नहीं है, शरद चंद्र उसको सरकार की क्षति बताता है, क्योंकि वो सरकार का नौकर है, पुलिस में है। इसलिए कौन, अरविंद और सुभाष जनता की क्षति बताता है, जबकि विजय को वो सरकार की क्षति बताता है। अन्नपूर्णा इसे घर की क्षति बताती है, शरद की पत्नी है अन्नपूर्णा, वो कहती है कि ये न सरकार की है और न ये जनता की है, ये तो हमारे घर की क्षति है, क्योंकि घर के सदस्य गए हैं। तो सविता कहती है कि नहीं जीजी, ये हमारे देश की क्षति है। अरे हमारे देश की क्षति दिखाती है कौन? सविता। सभी के अलग अलग दिमाग, अलग अलग विचारधारा की बातें दिखाई है। सविता कहती है कि नहीं जीजी, ये सारे देश की क्षति है, ये हमारे घर की क्षति नहीं, ये जनता की क्षति नहीं, ये सरकार की क्षति नहीं, ये पूरे देश की क्षति है, क्योंकि जनता में हम सब लोग आते हैं और हमारा मरना देश की क्षति है। तो सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं? अरे हम देश से अलग नहीं है, देश हम ही लोगों से तो बना है, तो हमारा मरने का मतलब है देश की क्षति होना। सविता इस बात को कहती है और शरद इसी बात का समर्थन करता है। शरद इसी बात का समर्थन करता है और इस तरह से इस एकांकी का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये थी आपकी शॉर्ट रूप में कथा, सारांश था इसका समय एकांकी का। अब मैं अगले उसमें आपको एकांकी की सीमा रेखा एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर। नमस्कार।